Hello everyone, I'm Preeti Maheshwari. Today we are doing the fund-based accounting of NPO. In the last video, we had discussed the receipt and payment account of a non-profit organization. And today we are going to do the fund-based accounting in case of NPOs, that is not for the profit organizations. So we are doing the fund-based accounting for NPO. Now, in case of NPOs, कई बार स्पेसिफिक डोनेशंस मिलते हैं जहां पे डोनर ने स्पेसिफाई किया है कि वो क्यों ये डोनेशन दे रहा है, उसके लिए फंड क्रिएट कर लिया जाता है. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज फंड व्हेन द स्पेसिफिक डोनेशन जहां पे पर्पस स्पेसिफाइड है डोनेशन का, वो स्पेसिफिक डोनेशन कहलाती है. और स्पेसिफिक डोनेशन से एक पर्टिकुलर फंड क्रिएट होता है और उस फंड से रिलेटेड सारे खर्चे उस फंड में डेबिट कर दिए जाते हैं एंड ऑल इनकम्स रिलेटिंग टू दैट फंड इज क्रेडिटेड टू दैट फंड और उसकी अलग से अकाउंटिंग होती है एंड दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ एन एनपीओ. तो उसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग. सो द बेसिक रूल ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज जहां पे भी स्पेसिफिक डोनेशन है, फंड क्रिएट होगा, उस फंड में उस फंड की सारी इनकम ऐड हो जाएगी, उस फंड के सारे एक्सपेंसेस यहां से माइनस हो जाएंगे, उस फंड के इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाए जाएंगे और अगर फंड के एक्सपेंस फंड की इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, फंड एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन फंड इनकम्स, उस केस में जो डेफिसिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा. So if we take an example of fund-based accounting, we can show it something like this. ये हमारा बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट का एक रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं जिसमें हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग को शो करेंगे. So suppose this is an imaginary balance sheet of an NPO. बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं. The left hand side is the liability side and the right hand side the asset side. यहाँ अमाउंट्स हैं और ये बैलेंस शीट है. एज एट जो भी डेट है ईयर एंड का वो आ जाएगा. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे. तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड दे रखा होगा हमें, तो हम ओपनिंग बैलेंस से शुरू करेंगे. ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, सपोज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स फंड की या लाइब्रेरी फंड की या बिल्डिंग फंड की या प्राइज फंड की. फंड का हमेशा कुछ स्पेसिफिक नाम होगा जिस चीज के लिए वो फंड क्रिएट किया गया है. सो सपोज वी हैव स्पोर्ट्स फंड. तो अगर हमारा स्पोर्ट्स फंड ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमारे पास मान लीजिए उसमें 1 लाख रुपीज ऑलरेडी हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमें स्पोर्ट्स फंड के टुवर्ड्स डोनेशन मिला है another 50,000. So we will add it to the fund itself. So add the donation for sports fund, वो यहीं पे ऐड हो जाएगा. That is say another 10,000 rupees. 10,000 ले लेते हैं हम. तो अब फंड का बैलेंस हो गया 1,10,000. सपोज इस फंड के हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं. सपोज हमारे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे असेट्स होते हैं और वो असेट साइड में शो किए जाएंगे. तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हम शो करेंगे असेट साइड में. सपोज हमने एक इमेजिनरी फिगर ले ली, 50,000 के हमारे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है. अगर स्पोर्ट्स फंड का कैश बैलेंस है तो वो भी असेट साइड में ही शो करेंगे, राइट. स्पोर्ट्स फंड के सपोज हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज 5,000 फॉर द होल ईयर, तो वो भी उसी फंड में ऐड हो जाएगा. सो वी कैन से द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, जैसा कि हमने रेट माना है, तो वो हो जाएगा 5,000 रुपए. तो अब फंड का बैलेंस बढ़ के हो गया है 1,15,000 रुपए.
एंड इफ देर आर सम एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दिस फंड, वो इसी फंड में से माइनस हो जाएंगे. सो वी कैन से माइनस expenses on sports. So suppose that amount is say 20,000. तो अब ये माइनस हो जाएगी फिगर, तो हमारा फंड का बैलेंस रह जाएगा 95,000. सपोज कोई और एक्सपेंस या इनकम इस फंड की हुई है, तो वो भी इसी फंड में ऐड हो जाएगी या इसी फंड से माइनस हो जाएगी, और जो फाइनल फिगर बचेगा उसे हम आउटर कॉलम में शो करेंगे. दिस इज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जहां पे हम पर्टिकुलर फंड का अकाउंटिंग लायबिलिटी साइड में शो करते हैं. उस फंड की इनकम उसी फंड में क्रेडिट हो जाती है, ऐड हो जाती है. उस फंड के एक्सपेंसेस उस फंड में से माइनस हो जाते हैं या डेबिट हो जाते हैं, और जो फाइनल बैलेंस बचता है उसको हम आउटर कॉलम में शो कर देते हैं यहाँ पे. अगर फंड के एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, अगर ये एक्सपेंस 20,000 ना होके 2 लाख होता, तो 85,000 का हमारे पास डेफिसिट आ जाता, 85,000 का नेगेटिव फिगर आ जाता. हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो गए फंड की बैलेंस से. उस केस में उस 85,000 को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो करते हैं, हम यहाँ पे नेगेटिव फिगर नहीं शो करते. और अगर फंड का कैश बैलेंस है तो उसे भी हम असेट साइड में ही शो करेंगे. इफ देयर इज एनी स्पोर्ट्स फंड बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, जनरली जब भी फंड बेस्ड फंड्स होते हैं एनपीओ के पास, वो उसका बैंक बैलेंस अलग से मेंटेन करते हैं. तो इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग चलता है. अगर कुछ अक्रूड इंटरेस्ट होता, इस केस में सपोज हमने माना है कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, उस पे 10% के हिसाब से इनकम रिसीव होता था 5,000. अगर इसमें से हमें सिर्फ 3,000 रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट दिखा रखा है और रिमेनिंग 2,000 हमारी इस साल की इनकम है, लेकिन वो शो नहीं की गई है रिसीट पेमेंट अकाउंट में, हमें रिसीव नहीं हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट. ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट हो जाता. और उस केस में इस अक्रूड इंटरेस्ट को हम असेट साइड में भी शो करते. तो इस केस में हम interest accrued on sports fund investment, on 10% sports fund investment will be shown over here also, and it will be added in the fund also. So this is the fund based accounting. अगर कोई जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास प्राइस फंड है, सपोज दिस इज 10,000. उसके पास हमारे पास कैपिटल फंड, जिसे हम जनरल फंड भी बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं कॉर्पस फंड, या हम इसे बोलते हैं अक्यूमुलेटेड फंड. अगर ये भी है हमारे पास, दिस इज से 50,000, और हमारे पास प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, सपोज 5,000 के. हमारे पास जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, सपोज 10,000 के. And this is again 10%, this is again 10%. Then what we have to understand is जनरल फंड इन्वेस्टमेंट की इनकम, ये क्रेडिट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है, ये क्रेडिट होती है उस फंड में, क्रेडिटेड टू प्राइस फंड. अगर स्पेसिफिक फंड है तो स्पेसिफिक फंड की इनकम स्पेसिफिक फंड में ऐड होगी, स्पेसिफिक फंड में क्रेडिट होगी. और अगर जनरल फंड है तो जनरल फंड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगी. राइट. उसके बाद में अगर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग में देखें, तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है कि अगर किसी फंड से कोई असेट क्रिएट होता है तो उसे हमें असेट साइड में दिखाना होता है,
और उस असेट की वैल्यू के बराबर, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस है चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, उतनी अमाउंट के बराबर अमाउंट हमें उस फंड से ट्रांसफर कर देनी होती है जनरल फंड में। अगर मैं कहूँ इस एग्जाम्पल से, सो इफ वी आर टेकिंग बैलेंस शीट एज एट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, ये हमारा लायबिलिटी साइड है और ये हमारा असेट साइड है। So suppose if I'm having building fund, there is building fund which is having the opening balance of say 10 lakh rupees. इसमें during the year हमें और donations मिले, donations received for building fund during the year, donations received during the year. इस साल हमें और donations मिले इस fund में, suppose 5 lakh के, और इस फंड में से हमने कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई और वो वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड दैट बिल्डिंग का वैल्यू इज सपोज 7 lakhs. सो आई कैन से बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, या जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। 7 लाख की बिल्डिंग हमारी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो 7 lakh विल बी शोन ऑन द असेट साइड। कहने का मतलब ये है कि जितना भी फंड में से असेट क्रिएट होता है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट भी शो ऑन द असेट साइड, और उतना ही अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं बिल्डिंग फंड से जनरल फंड में। तो अगर 7 लाख कंस्ट्रक्शन हुआ है, देन 7 lakh वी विल हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम द बिल्डिंग फंड टू द जनरल फंड। सो we'll write over here transferred to general fund, and the amount will be deducted from the building fund and will be added in the general fund. तो अब हमारा जो बिल्डिंग फंड है वो रह गया है 8 lakhs का, और जनरल फंड में ये अमाउंट जाके ऐड हो जाएगी। तो अगर हमारा जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था सपोज 15 lakh, जो अब बढ़ के हो जाएगा 22 lakhs, क्योंकि 7 lakh ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड ऐड हो जाएगा इसमें, ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग फंड में से अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा जनरल फंड में जितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है बिल्डिंग का, या जितना फिक्स्ड असेट क्रिएट हो चुका है उतना अमाउंट बिल्डिंग फंड या स्पेसिफिक फंड से ट्रांसफर हो जाएगा जनरल फंड या कॉर्पस फंड या कैपिटल फंड या अक्यूमुलेटेड फंड में, और इसका बैलेंस हो जाएगा 22 lakh. This is known as relevant extract of the balance sheet. So this is the fund-based accounting. Thanks for watching the video. Bye.